हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एस के मिश्रा। आज हम क्लास 11th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर के आए हैं। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जैव विविधता के बारे में डिस्कस किया था कि जैव विविधता क्या है और किस तरीके से ये हमारे आसपास के जीवों में देखने को मिलती है। और आज हम उसके आगे एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो है वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान। तो आइए देखते हैं। वर्गीकी। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि वर्गीकी शब्द जो है सबसे कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी कंडोले, जिन्होंने ये शब्द दिया था वर्गीकी। तो आइए समझते हैं कि वर्गीकी है क्या और इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं। तो संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर लिख लेते हैं। संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जैव रासायनिक जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर जीव जातियों के वर्गीकरण के अध्ययन की शाखा को जीव जातियों के वर्गीकरण की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? संरचना और क्रिया और उनकी जो जैव रासायनिक समानता है, उनके आधार पर जीव जातियों में जो एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? वर्गीकी के अंतर्गत करते हैं। अब एक वर्ड इसमें आपको और दिखेगा, वर्गीकरण। वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या है देख लेते हैं। वर्गीकरण, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आया, वर्ग में डिवाइड करना। जीवों को उनके उत्पत्ति, संरचना, कार्य, स्थान और वातावरण के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। क्या है? जीव को उनकी संरचना, वातावरण, उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को
करण कहते हैं। मीन्स जीव को हम उनकी जो कंडीशंस हैं, जो जिस वातावरण में वह रह रहे हैं, जिस तरीके से उनकी संरचना है, उसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, मूड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि किस तरीके से वह भोजन लेते हैं, उन सभी की प्रक्रियाओं के आधार पर हम जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया जो करते हैं वह किसके अंतर्गत आता है? वह आता है वर्गीकरण के अंतर्गत। अगर अब देखा जाए कि किस तरीके से वर्गीकी कार्य करता है, तो आइए देखते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीकी के आधारभूत कार्य। वर्गीकी के आधारभूत कार्य कि क्या क्या कार्य हैं, क्या चीज़ें ये करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, वर्गीकी का मुख्य जो उद्देश्य होता है वह किसी जीव का पहचान करना, पहचान करने के पश्चात नियमानुसार जीव को नाम देना और उस जीव को किसी मान्य वर्गीकरण पद्धति में निश्चित स्थान देना होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहले तो उस जीव को हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस जीव को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि पहचान करना। वर्ग की क्या करेगा? इसमें जो भी लोग होते हैं वह क्या करते हैं? किसी भी जीव को देखते हैं तो सबसे पहले उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि यह जीव कौन सा है, किस तरीके से ये भोजन लेता है, किस तरीके से रहता है, उसको पूरी तरीके से उसके बारे में स्टडी करते हैं और उसकी पहचान करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि पहचान करने के बाद अब हमें उसका नामकरण करना है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? नामकरण। तो दूसरे में क्या करेंगे? उसके बाद जब उसकी पहचान हो जाएगी कि हाँ ये किस तरीके का जीव है, उसके बाद उसका नामकरण किया जाएगा। और नामकरण करने के बाद तीसरा और अंतिम टॉपिक आता है कि वर्गीकरण में निश्चित स्थान देना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि कोई जीव हमें दिखा तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको पहचानेंगे कि किस तरीके से ये भोजन लेता है, किस तरीके से रहता है, इसकी बॉडी की बनावट कैसी है, और जो भी चीज़ें हम उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं वो सभी हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसको पहचानेंगे। और पहचान करने के बाद तब उसे हम एक नया नाम देंगे, एक नामकरण करेंगे उसका, और नामकरण करने के पश्चात वर्गीकरण में उसको एक निश्चित स्थान देते हैं। तो आइए हम एक एक टॉपिक को यहाँ पर लेते हैं और उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है पहचान करना। तो स्टूडेंट, पहला टॉपिक जैसे कहा पहचान करना, तो अगर हम किसी प्लांट को देखते हैं तो हम कैसे ये पहचान लेते हैं कि वह कोई प्लांट ही है? हम उसके बॉडी को देखते हैं, उसके मूड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से वो भोजन लेता है, उसको देखते हैं। अगर जैसे हमें कोई नया जीव देखने को मिला तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वह किस तरीके से भोजन लेता है, वह प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, वह किस तरीके से उसमें जनन की प्रक्रिया होती है, और कहाँ पर वो पाया जाता है, क्या प्लेस है उसका, किस स्थान पे वह रहता है। ये सब चीज़ों से हम उस जीव की पहचान करते हैं। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वह आता है नामकरण का। अब
पहचान करने के बाद, मतलब किसी जीव को देखने के बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद जो है उसका नामकरण किया जाता है। नामकरण करने के लिए एक ऐसा नियम बनाया गया, इसको पहले हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, जिन्होंने सबसे पहले नामकरण करने की एक पद्धति बनाई, एक नियम बनाया। नहीं तो कोई भी जीव का, मान लीजिए कोई भी नया जीव आया, उसकी खोज की गई और कोई भी उसका कोई नाम दे करके चला गया। तो इस तरीके से अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्लेस में उस एक ही जीव का अलग अलग नाम होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कैरोलस लीनियस ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जीवों को एक अलग से नामकरण पद्धति बनानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी एक बुक थी जिसके आधार पर इन्होंने सारी बातें, उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी नामक किताब लिखी और उन्होंने इसमें जीव वैज्ञानिक नाम देने के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बुक आई थी 1758 में और उसमें इन्होंने नामकरण पद्धति के बारे में कई सारी बातें दिया और इन्होंने लगभग 4378 जंतुओं का वैज्ञानिक नामकरण भी किया। 4378 जीव का वैज्ञानिक नामकरण किया। ये किया था कैरोलस लीनियस सर ने। अब इसके बाद इन्होंने दो प्रकार से, हम अगर नॉर्मल तरीके से समझें तो जीवों का नामकरण जो होता है वो दो तरीके से होता है। जैसे कि आइए समझें। पहला आता है देशज। इसमें आता है कि जैसे कोई एक नॉर्मल जीव हो या कोई फ्रूट्स ले लें या कुछ भी, तो उसमें देखेंगे कि एक नॉर्मल हमारे इंडिया में मान लीजिए उसका कुछ नाम है। जैसे हम चावल की बात करें तो इंडिया में हम उसे चावल के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर उसे राइस के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें किसी अन्य देश की तो वहाँ पर इसका अलग नाम है। तो अलग अलग देशों में, इटली में इसको राइसो बोलते हैं, तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके का नाम होता है। तो ये क्या, कौन से नाम हुए? देशज नाम, जो कि नॉर्मली किसी एक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या किसी एक सिटी से या किसी एक देश से बिलोंग करते हैं। और उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम पहला तो हुआ देशज नाम, जो कि किसी एक क्षेत्र, किसी एक एरिया से बिलोंग करता है। लेकिन दूसरा जो आता है वह आता है वैज्ञानिक नाम। किसी भी जीव का एक वैज्ञानिक नाम देना, ये एक प्रक्रिया चलती है और इसमें हम एक ही नाम पूरे वर्ल्ड में, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, किसी भी देश में आप जाएंगे, वही एक ही नाम जो है वह नाम पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेगा। वहाँ जैसे कि नॉर्मली एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे चावल का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत में चावल को क्या कहते हैं?
चावल। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में इसे क्या कहते हैं? राइस। और अगर हम इटली की बात करें तो इटली में क्या बोलते हैं इसे? राइसो। तो ये अलग अलग देश में अलग अलग जो है नाम पाया जाता है। लेकिन वैज्ञानिक नाम अगर आप देखेंगे तो वहां पर मिलेगा ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। ये नाम आप चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे इटली में हो, या किसी अन्य देश में हो, जिस भी देश में आप जाएंगे वहां पर आपको यही नाम मिलेगा, ओराइजा सटाइवा। अगर आपने ओराइजा सटाइवा का नाम लिया तो वह किसको इंडिकेट करेगा? वह चावल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात होती है वैज्ञानिक नामकरण की। अब वैज्ञानिक नामकरण करने के लिए दो पद्धतियां अपनाई जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वैज्ञानिक नामकरण करने के लिए कौन सी दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति आती है द्विपदनाम पद्धति। द्विपदनाम पद्धति अर्थात द्वि मीन्स होता है दो, पद मतलब होता है शब्द, और नाम। अर्थात जिस भी जीव में द्विपद नाम पद्धति से अगर उसका नामकरण किया जाता है तो वहां पर आपको दो शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ओराइजा सटाइवा। तो इसमें एक नाम ये हुआ और एक ये हुआ। ये है क्या? अभी आगे आपको बताया जाएगा। तो यहां पर दो शब्दों को लेकर के एक नाम बनाया जाता है, उसी पद्धति को हम क्या कहते हैं? द्विपद नाम पद्धति। किसने दिया था यह पद्धति? कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने कहा कि जिस भी जीव का वैज्ञानिक तरीके से नामकरण किया जाएगा उसमें दो नाम दिए जाएंगे। एक पहला जो नाम होगा वह वंश का होगा। ओराइजा क्या है? यह चावल का एक वंश है। और सटाइवा क्या है? यह इसकी जाति है। वंश और जाति के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस द्विपद नाम पद्धति को समझिए कि कैरोलस लीनियस ने कहा कि जो भी जीवों का नामकरण वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा वो दो शब्द वाले नाम होंगे, जिसमें पहला शब्द किसको रिप्रेजेंट करेगा? वंश को, और दूसरा शब्द जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो जाति को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद आता है कि जैसे कि एक दो एग्जाम्पल और हम समझना चाहें तो जैसे एक मनुष्य का हम ले लेते हैं। मनुष्य का आपको पता होगा होता है होमो सैपियंस, जिसमें होमो क्या है? वंश है, और सैपियंस क्या है? ये है जाति। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आम का। आम का होता है मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा क्या है? वंश है, और इंडिका क्या है? ये जाति है। तो इस तरीके से द्विपद नाम पद्धति में दो शब्दों से एक नाम बनाया जाता है जिसे हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। इसके अलावा एक और पद्धति है त्रिनाम पद्धति। थोड़ा सा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा उसके बारे में दिया नहीं है, बट थोड़ा सा इसके बाद ही आता है तो समझ लेते हैं। त्रिपद नाम पद्धति।
त्रिपद नाम पद्धति। ठीक है, समझते हैं इसको। त्रिपद नाम पद्धति, इसमें एक सामूहिक तौर पे देखा जाता है कि वर्ड के वैज्ञानिक जो नाम दिया जाता है उसमें दो ही नाम देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक विशेष क्षेत्र के जीवों में, एक विशेष क्षेत्र के वातावरणीय जीवों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें ये देखा जाता है कि वर्ल्ड में जो उनकी प्रजातियां हैं वह अलग होती हैं और कुछ विशेष क्षेत्रों की जो जातियां होती हैं उनमें हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसी में क्या करते हैं कि जो वर्ल्ड में जातियां हैं उनको अलग नाम दिया जाता है और जो अन्य जातियां देखने को मिलती हैं, जो नई जातियां देखने को मिलती हैं, उनके नामों में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि जैसे अगर देखा जाए, एक हम कौवे का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। तो कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है? कौवे का जीव वैज्ञानिक नाम जो है वह है कोरवस स्प्लेंडेंस। कोरवस स्प्लेंडेंस। ये है तो अगर हम देखें वर्ड के कौवों की तो उनको एक ही वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा, कोरवस स्प्लेंडेंस। लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र जैसे भारत, श्रीलंका, बर्मा, भारत, श्रीलंका और वर्मा, इन तीन देशों में जो कौवों की जातियां हैं वह इससे जो विश्व के कौवे हैं उनसे थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है। उनके हैबिटेट में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, उनके कलर को लेकर के, फूड हैबिट को लेकर के, इनमें हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो वर्ल्ड के कौवे हैं उनमें वो चीज़ें एब्सेंट होती है और कुछ चीज़ें जो हैं भारत, श्रीलंका और बर्मा के जो कौवे होते हैं उनमें कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें करते क्या हैं कि जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उनके आधार पर हम एक और नाम, जैसे भारत में कौवों को हम क्या कहेंगे? कोरवस स्प्लेंडेंस। स्प्लेंडेंस ये कहाँ का है? भारत का। भारत में कौवों का जो नाम हुआ वो क्या हुआ? कोरवस स्प्लेंडेंस। स्प्लेंडेंस एक ही जाति को रिपीट किया गया, दो बार लिखा गया। तो यहां पर तो इस तरीके से एक उपजाति जो है वह जोड़ दी जाती है और जहां पर दो नाम पद्धति होता है वहां पर अगर आप देखेंगे तो तीन नाम जुड़ जाता है और इसी पद्धति को हम क्या कहेंगे? त्रिपद नाम पद्धति। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ द्विपद नाम और त्रिपद नाम पद्धति। अब इसके बाद नामकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संहिता बनाई गई जिसे हम कहते हैं नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। नामकरण की या इसको हम डायरेक्टली वैसे समझाते हैं आपको कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नियम नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय ट्री नियम। तो इसमें देखेंगे जब आप कि क्या क्या अंतरराष्ट्रीय नियम हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको पूरे जो है यह समझ में आएगा। जैसे कि अगर अलग अलग जीवों का अलग अलग नामकरण होता रहा तो उससे हम किसी भी जीव को के बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संहिता बनाई गई जिसके आधार पर सभी जीवों का एक ही संस्था होगी जो कि नामकरण करेगी और वही नाम पूरे वर्ल्ड में जो है देखने को सुनने को मिलेगा और वही नाम जो है सभी लोग जानेंगे भी। तो इस तरह देखा जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय संहिता बनाई गई और उसका कुछ इम्पोर्टेंट नियम है जिसके आधार पर किसी भी जीव का नामकरण किया जाता है। तो इसमें 4 शाखाएं बनाई गई। सबसे पहले तो पहला आता है ICBN, दूसरा आता है ICJDN, तीसरा आता है ICBN एंड चौथा आता है ICVN। तो ये क्या है इनको हम समझते हैं फिर आगे चलेंगे। तो नामकरण करने के जो संस्थाएं बनाई गई उसमें पहली संस्था है ICJDN जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें जितने भी वनस्पति आएंगे उन सभी का नामकरण जो है वह किसके अंतर्गत किया जाएगा? ICBN के अंतर्गत किया जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और दूसरा आता है ICJDN जिसमें जितने भी जूलॉजी मीन्स आपको जीव जंतु, जितने भी जंतु हैं सभी जंतुओं का नामकरण जो है वह किसके अंतर्गत आएगा? ICJDN के अंतर्गत आएगा। और तीसरा आता है बैक्टीरियल, यानी कि जितने भी जीवाणु होंगे, जितने भी नए जीवाणुओं की खोज होगी उनका नामकरण कौन करेगा? ICBN करता है। और चौथा और लास्ट आता है वायरल, यानी वायरस का, जितने भी वायरस आते हैं या जितने भी नए वायरसों की जो खोज होती है उनका नामकरण जो होता है वह ICVN करता है। उदाहरण के तौर पर अभी आप देख रहे होंगे कि एक नया वायरस आया है कोविड-19 जिसका जो नामकरण जो है वह किसने किया है? ICVN ने, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर ने उसे क्या नाम दिया है? कोविड-19। अब हम कुछ नियम देखेंगे कि क्या नियम होना चाहिए और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि अगर किसी भी जीव का नामकरण इन संस्थाओं जो मैंने भी आपको बताया ICJDN, ICBN और ICBN के अंतर्गत किया जाता है तो उनके क्या नियम है, किस आधार पर जो है नामकरण करते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि नाम छोटा होना चाहिए। अर्थात जो भी नाम रखे जाएं वो नाम ऐसे हों, छोटे हों और उनको आसानी से अध्ययन करने में सुविधा होनी चाहिए। और दूसरा आता है कि जितने भी नाम हो वो सभी कठिन शब्दों में ना हो, बहुत ही सरल शब्दों में होने चाहिए। तो इसको भी लिख लेते हैं, नाम कठिन नहीं होने चाहिए। इसके बाद आता है जितने भी नामकरण किए जाते हैं उसमें पहला शब्द जो है वह किसका होगा? वंश का। और दूसरा शब्द
जाति का होता है। ये मैंने भी आपको इसके पहले भी बताया था कि एक नाम जो होगा वो वंश का होगा और दूसरा नाम होगा वो किसका होगा, जाति का होता है। तीसरा पॉइंट आता है, सभी जीवों का जो नाम लिखा जाता है या जो नाम रखा जाता है वो सभी कैसे होने चाहिए, लैटिन भाषा में होने चाहिए, होने चाहिए। जितने भी नाम लिखे जाएंगे वो सब कैसे लिखे जाएंगे, लैटिन भाषा में लिखे जाने चाहिए। पांचवा पॉइंट आता है, वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति का पहला अक्षर छोटे अक्षर में होने चाहिए। ये होता है कुछ नियम, और इसके अलावा भी आते हैं कि जितने भी जीवों के नाम लिखे जाएंगे वो सभी तिरछे लिखे जाएंगे। तिरछे का मतलब होता है कि उन सभी नामों को हम हल्का सा टेढ़ा करके लिखेंगे, और अगर वो प्रिंटेड है तो, जैसा कि आपने किताबों वगैरह में अगर देखते हैं तो वहाँ पर तिरछा लिखा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप जो है रफ पे, बुक पे, फेयर पे या वाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर अगर आप लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, उन नाम को लिखने के बाद जो है वह उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो ये कुछ नियम हैं जिनके आधार पर हम जीवों का नामकरण करते हुए ICJDN और ICBN भी इन नियमों का पालन करता है। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।